पहला टॉपिक है आपका संधि का। आज ही स्टार्ट कराते दोबारा। और कक्षा 10th में आपके कितने नंबर का आएगा? ये 4 अंक की संधि आएंगी। कितने अंक की ना संधि आएंगी? 4 अंक की संधि आएंगी कक्षा 10th में। कितने अंक की? 4 अंक की। तो सबसे पहले इसकी मैंने क्या बताई आपको? व्युत्पत्ति। क्या बताई थी? क्या है इसकी व्युत्पत्ति? बताइए आप। सम उपसर्ग दोधान जिसमें धातु है। दोबारा समझा रहा हूं, एक बार समझ लो। दोधान जिसमें धातु है, की इसमें प्रत्यय है। यानी कि सम उपसर्ग दोधान धातु और की प्रत्यय, इन शब्दों से मिलकर के, यानी कि एक उपसर्ग है, ये धातु है, ये प्रत्यय है, तीनों से मिलकर के हमारा संधि शब्द बनकर के तैयार होता है। किन किन से मिलकर के तैयार होता है? सम उपसर्ग है, दोधांज धातु है और की प्रत्यय है। इन तीनों से मिलकर के संधि शब्द तैयार होता है। कैसे कैसे होता है? ये सम उपसर्ग है, यहाँ पे ये दोधांज जो धातु है, इसमें से डू की इत संज्ञा हो गई, इसमें से इसकी इत संज्ञा हो गई। डू की इत संज्ञा करने वाला एक सूत्र आता है आदृन टोड़वे। एक सूत्र का नाम है आदृन टोड़वे। सुना है? नहीं सुना है क्योंकि गुरुजी वैसे ही दे रहे हैं अल्लमिटल है। हमने तो पता ही ना है कौन से सारे सूत्र हैं। तो आदृन टोड़वे एक सूत्र आता है संस्कृत में, आदृन टोड़वे। तो उस आदृन टोड़वे सूत्र से डू का लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। और या की इत संज्ञा है गई। ये जो हलंत वाला है, ये अणा, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। जब इन दोनों की संज्ञा है गई तो एक अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। और तस्य लोप से जिस तस्य लोपे का काम होता है कि जिसकी इत संज्ञा हो जाती है ना, उसका लोप हो जाता है तस्य लोपे से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यानी इन दोनों का लोप हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया? धा बच गया। क्या बच गया? धा बच गया। इधर जो है की में ये जो का है, इसका एक लसक उत्तदित सूत्र आता है, लसक उत्तदित। लसक तद्धित सूत्र क्या काम करता है? वो कहता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में का आए तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और जब बाकी इत संज्ञा आएगी तो तस्य लोप है, तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो फिर यह की में की जो प्रत्यय है, इसमें शेष क्या बच गया? ई बच गया। तो अब भी मिला के देखो संधि शब्द तैयार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो और चलाते हैं प्रक्रिया कि सम उपसर्ग इधर बच रहा है, इधर ये जो धातु में जो बड़ा है ना, ये बड़ा आ का लोप हुआ, एक संज्ञा हो गई। एक सूत्र आता है संस्कृत में अतो लोपे इति च। अतो लोपे इति च से इसका बड़े आ का लोप हो जाएगा। तो इधर शेष क्या बचेगा? धा बचेगा हलंत वाला। इधर क्या बच रहा है? ई बच रहा है। यहाँ जो सम और धा, इन दोनों के बीच में संधि हो रही है, परसवर्ण संधि होती है। ये अनुस्वार में ही आती है, अनुस्वार में ही संधि आती है तो परसवर्ण संधि होती है। एक सूत्र होता है अनुस्वारस यही परसवर्ण है। अनुस्वारस यही परसवर्ण है, ये भी अनुस्वार में आती है। तो इसे हम परसवर्ण कहते हैं। अब नाम डालिए हमने परसवर्ण। अनुस्वारस यही परसवर्ण है, यानी अनुस्वार के बाद कोई यह वर्ण आता है तो उसका परसवर्ण हो जाता है। तो पहले तो ये जो मारो है, तो एक सूत्र आवे अनुस्वार को मो अनुस्वार है, तो या माँ को तो मो अनुस्वार थे, तो या को वो है वो अनुस्वार है, वो अनुस्वार। फिर अनुस्वार, फिर अपना सूत्र अगला काम करेगा अनुस्वारस यही परसवर्ण है, तो फिर उस अनुस्वार का परसवर्ण होगा। और परसवर्ण किसे कहते हैं हम? आगे वाला जो वर्ण होता है उसका पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? परसवर्ण। आगे वाला वर्ण कौन सा है? धा। क्या होता है? धा। तो इस धा को पांच वर्ण कौन सा रहेगा? ता था दा धा ना। तो मैं माँ को यहाँ पे डायरेक्ट ना कर दूं। वैसे अगर और इसे हम खोल के चलते हैं तो पहले या को का है, माँ को अनुस्वार है, फिर अनुस्वार को परसवर्ण है, वो अनुस्वार से यही परसवर्ण है सूत्र से। तो फिर वहां को परसवर्ण है, तो माँ को ना है, अब मैं डायरेक्ट कर दूं ना। तो यानी कि सा न। अब क्या बच रहा है? धा हलंत। आगे क्या है? ई की मात्रा लग गई, क्या बन गया? संधि। ये आपका संधि शब्द तैयार हो गया। अभी तैयार हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी विसर्ग नहीं आया। तो यानी विसर्ग लगाने के लिए हमें किसका प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? जो प्रत होते हैं हमारे शुभ प्रत होते हैं। शुभ प्रत कौन से होते हैं? शुभ प्रत। और शुभ प्रत होते हैं हमारे 21। और जो शुभ प्रत होते हैं वो 21 कौन कौन से होते हैं? सु औ जस अम ओट सस टा भ्याम बेस गे यसी यस गी। इस प्रकार से समझ में आ गए? 21 होते हैं पूरे। तो उनमें से पहला जो प्रत होता है सु, तो हमें सुप्रत का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सु
कर दिया सु। तो अब यहाँ में जो उ आया है ये उ का लोप हो जाएगा उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, से बचेगा। अगला सूत्र काम करता है हमारा से सजूसो रू। संस्कृत में बहुत सारे सूत्र हैं, इतने सूत्र आप गणित में नहीं पढ़ेंगे। से सजूसो रू से से का क्या आदेश होगा, रू आदेश होगा। फिर रू में इस रा का उ का लोप हो गया, किस सूत्र से, उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र से। तो फिर क्या बच गया, रा बच गया। और रा का फिर अगला सूत्र आता है खर वसानयो अवसानयो, इस सूत्र से रा का विसर्ग हो जाता है। बताओ हो गया कि नहीं हो गया। तो अब क्या बन गया आपका, संधि, और प्लस के बाद में विसर्ग है। अब इसको जोड़ो, जोड़ने के लिए हमारा सूत्र काम करता है संस्कृत में अंजीनम परेण संयोजम। अंजीनम परेण संयोजम से हमने जोड़ लिया, क्या बन के तैयार हो गया आपका, संधि शब्द बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये संधि शब्द की उत्पत्ति होती है। इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। ये मैंने आपको सिद्ध करके बताया है कि संधि शब्द कैसे सिद्ध होता है। तो यहाँ इस प्रकार से संधि शब्द बन के तैयार होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बोलो बेटा यहाँ तक। तो आपको क्या याद रखना है, सम प्लस दुधांज प्लस के, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है साहब परिभाषा, संधि की परिभाषा। देखिए संधि की जो परिभाषा होगी वो कई प्रकार से कह सकते हैं हम। वर्ण संधा नाम संधि, ऐसे भी कह सकते हैं। किसी प्रकार से बना सकते हैं हम वर्ण संधा नाम संधि। तो इसका मतलब होगा कि वर्ण यानी कि संधि कहाँ होती है, पहले तो यह आपको ध्यान रखना है। संधि कहाँ होती है, संधि वर्णों में होती है। किसमें होती है, वर्णों में। हमें जो मतलब है वर्णों से है। और जो समास होता है वो कहाँ पर होता है, वो पदों में होता है, शब्दों में या पदों में। तो जहां शब्दों का मेल होता है वहां तो समास होता है, और जहां वर्णों का मेल होता है वहां संधि होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि जो कहाँ कहाँ कैसे होगी संधि, वर्ण संधानाम संधि, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, किसको, उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो संधि परिभाषा बाद के जो विद्वानों ने बनाई ऐसे बनाई है, वर्ण संधानाम संधि, या ऐसे भी कह सकते हैं वर्णानाम परस्परम वित्तकृति संधानाम संधि, ऐसे भी कह सकते हैं हम। कई प्रकार से कह सकते हैं परिभाषा है, यानी वर्णों का परस्पर वित्तकृति यानी विकार उत्पन्न होना, वित्तकृति का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना, संधानाम यानी कि मिलन, उसको संधि कहा जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। कई प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन साधारण जो परिभाषा हम सीधे सीधे कहेंगे कि संधि किम कथ्यते, तो वर्ण संधानाम संधि कथ्यते, हो गई साधारण कि वर्ण संधानाम संधि कथ्यते। अब इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। आ रही बात समझ में। जैसे मैं यूं कहूं गड प्लस ईश है, गड प्लस, अब देखो प्लस से पहले कौन सा वर्ण है बताओ, प्लस से पहले कौन सा वर्ण है, जल्दी बोलो, कौन सा अक्षर है। अरे ना बेटा, मैं कितनी बार वर्ण को टॉपिक इसलिए समझाया मैंने आपको, लास्ट में वर्ण देखो ए, तो यहां मैं हलंत करूंगा तो कहा निकले आयो ए, और इधर जो शब्द के प्रारंभ में प्लस के बाद कौन सा अक्षर है, बड़ी ई, और बाद में क्या है से। ये जो आ है और ये जो ई है, संधि कहां पर होती है, इन दोनों वर्णों में होती है संधि। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। इस शब्द से हमें कोई मतलब नहीं है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें संधि करनी है केवल वर्णों में, संधि करनी है केवल वर्णों में। तो ये वर्ण है प्लस से पहले आ ही तो है, हम यहाँ खोलेंगे देखो गा हलंत आ, फिर हलंत, फिर डा, फिर हलंत, फिर आ, तो अंत में आई तो रही हूं, तो ऐसे मत बोले करो, देखे करो अंत में क्या है। तो आ प्लस ई, इन दोनों वर्णों का जो मेल हुआ है और इस मेल से जो उत्पन्न विकार हुआ है, इधर आ है इधर ई है, तो आ प्लस ई वो आगे कौन सी संधि से होगा ये वो बाद में बताएंगे, गुण संधि के अनुसार होता है आ प्लस ई बराबर ए। तो अब ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये विकार उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, अरे ये विकार उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है ना भाई। यहाँ आ था यहाँ ई थी, अब ये आ और ई तो नहीं रहे,
इनकी जगह पे क्या हो गया, ए हो गया, तो ये उत्पन्न विकार हो गया, विकार हो गया। इस विकार को, उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। समझ में आई, समझ में आई। इस उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ये समझा रहा हूं मैं आपको, बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, नहीं आई समझ में। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। तो यहाँ विकार हो रहा है ना, तो जहाँ विकार होता है, ये अलग आ है, ये ई है, इन दोनों की जगह ए हो गया, तो विकार हुआ कि नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो जहाँ परिवर्तन होता है, जहाँ चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं। सीख गए, मिटाऊं। पाणिनि जी की परिभाषा होती है पाणिनीय, पाणिनीय परिभाषा। कौन की परिभाषा, परिभाषा। पाणिनि जी को जानते हैं आप, समझ में नहीं आई। जो पाणिनि जी ने जो परिभाषा दी है संधि में, ये तो बाद के विद्वानों ने दी है, लेकिन जो पाणिनि जी ने जो अपने अष्टाध्यायी में, उन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये दी है, परहे सन्नि कर्षे, परे सन्नि कर्षे संहिता, परे सन्नि कर्षे संहिता। ये पाणिनि जी की परिभाषा। इसे भी आप ध्यान से समझो कि परहे सन्नि कर्षे संहिता, ये क्या कहते हैं, क्या मतलब वही होगा, अर्थ वही होगा कि वर्णों की सन्निकर्ष से निकटता को ही, वर्णों की निकटता को, सन्निकर्ष का मतलब निकटता को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। वर्णों की निकटता को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। बात समझ में आ गई। परहे यानी कि वर्णों की, परस्पर वर्णों की, परस्पर वर्णों की सन्निकर्ष यानी निकटता को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझो, जैसे मैं यूं कहता हूं, सुधी प्लस उपास्य, सुधी प्लस उपास्य। बताओ प्लस से पहले क्या है, बोलो, ई। हलंत कर दिया ना मैंने, हलंत करेंगे तो ई तो निकलेगा, बड़ी ई, और बाद में क्या है, ऊ, और बाद में क्या है, पाश्य। तो बताओ ये जो ई है प्लस से पहले, और ये जो ऊ है, ये ऊ, ई और ऊ, इन दोनों वर्णों की जो निकटता है, क्या है, निकटता। ये जो निकटता है ना, ये जो दूरी है, यानी यहां से यहां तक की जो निकटता है, इस निकटता को ही क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। कुछ परिवर्तन होगा, उत्पन्न होगा, संधि होगी, यानी इनकी जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, नहीं होगा। भाई ये कौन सी संधि है, वो अगली संधि के माध्यम से पढ़ेंगे। ई की जगह या होता है, वो अलग चीज है ना, पर फिलहाल हम संधि समझा रहे हैं। तो यानी ई और ऊ, इन दोनों वर्णों में भी विकार होगा, उत्पन्न होगा। तो पाणिनि जी उसे क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं उसे। पाणिनि जी क्या कहते हैं उसको, संहिता कहते हैं। यानी जो मिलन होता है सन्निकर्ष, जो निकटता होती है, ई और ऊ की जो निकटता है, ये जो मिलन है, ये जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। और संहिता को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ये संहिता शब्द कोई अलग नहीं है, संधि को ही संहिता कहते हैं, संहिता को ही संधि कहते हैं। पाणिनि जी उसको क्या कहते हैं, संहिता। बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, और संहिता को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो सीख गए मेरे हिसाब से। देखिए संधि प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है भैया। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 अच, अच को क्या कहते हैं, स्वर संधि। नंबर 2 हल, इसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग। ये 3 संधि है भैया हमारी, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। प्रकार के होते हैं 3 प्रकार। अब आपके 10th के हिसाब से मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ, कक्षा 10th के हिसाब से, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। बाकी कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो 5 संधि मानते हैं। एक प्रकृति भाव संधि होती है, प्रकृति भाव, इसको भी संधि मानते हैं। एक होती है स्वादि संधि, स्वादि, स्वादि संधि, इसको भी संधि मानते हैं। ये जो 3 संधि होती हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होती हैं।
ये जो 5 संधि हो गई है, एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी होती है। कौन सी होती है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 होती है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 होती है। बात समझ में आई? तो लघु सिद्धांत कौमुदी में ये 3 मानी जाती है। ये जो प्रकृतिवाद संधि है इसको अच संधि में मिला दिया है उसने। ये जो स्वादि संधि है इसको विसर्ग संधि में मिला दिया है उसने। तो फिर रहेगी ना 3, इसलिए हम क्या पढ़े? 3 पढ़े। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार बताए जाते हैं, वो आगे की चीज है, बड़े लेवल की चीज है, इनको आप छोड़ो। हमें तो ये 3 संधि पढ़नी है 10th के सिलेबस में, है ना। ऐसे तो मैं और बतावे लगो तो बहुत कुछ खोलना पड़ेगा इसमें। केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए आप, ये 3 संधि हमको पढ़नी है। अब हमारे 10th के सिलेबस में जो है अच संधि हमको नहीं है सिलेबस में। 10th के सिलेबस में हमें अच संधि नहीं है, यानी स्वर संधि हमें पढ़नी नहीं है। अच्छा 9th तक आपने पढ़ी होगी, समझ में आ गई। अब तुम के हिसाब पढ़ाओ तो टाइम खर्च होगा हमारो, तुम कहेंगे तो ये पढ़ा भी देंगे, बाकी सिलेबस में नहीं है हमारे में। सिलेबस में कौन सी संधि है आपके में? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमें जो पढ़नी है ये दोनों पढ़नी है। आगे बात समझ में सीख गए? तो फिर भी मैं मुख से बता देता हूं कि देखिए अच संधि किसे कहते हैं हम। इधर देखो ध्यान से आप, अच संधि यानी अच संधि किसे कहते हैं इसका वर्गीकरण तो करके बता ही देता हूं मैं। अच संधि किसे कहते हैं देखिए कि यानी कि प्लस से पहले भी क्या हो? स्वर, और प्लस के बाद भी क्या हो? स्वर। यानी कि आगे स्वर और पीछे स्वर, आगे स्वर और पीछे स्वर। तो यानी दोनों साइड में जब स्वर आए तो फिर इनका मिलन भी क्या होगा? स्वर। तो परिभाषा क्या बन गई कि स्वर वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो उसे स्वर संधि। ठीक है, नहीं समझ में? जैसे जैसे देखिए आप उदाहरण देके समझाता हूं आपको। जैसे देव प्लस आले, देव प्लस, अब देखो प्लस से पहले क्या है? अब इसको मैं हलंत कर देता हूं, क्या निकल के आया? छोटो आ। प्लस के बाद में क्या है? बड़ो आ। और शेष क्या बच रहा है? ले। अब इधर देखो आप, आ है, इधर आ है, तो बताओ ये आ स्वर है कि नहीं है? ये आ स्वर है कि नहीं है? तो यानी कि जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो ये संधि कौन सी हो गई? स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? अब स्वर संधि में कौन सी संधि है गई वो आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा, है ना। वैसे आपको पता है तो आ के बाद आवे तो दीर्घ संधि के अनुसार होता है, कैसा वर्ण है दीर्घ के अनुसार। फिलहाल मैं आपको स्वर संधि बता रहा हूँ, केवल स्वर संधि का है। तो बात समझ में आ गई? आगे स्वर और पीछे स्वर। देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि देखो भाई के प्लस से पहले का आवे व्यंजन और प्लस के बाद में भी क्या आवे? व्यंजन। यानी आगे हो व्यंजन और पीछे हो व्यंजन, आगे हो व्यंजन और पीछे हो व्यंजन, तो संधि कौन सी है गई? व्यंजन संधि। अगर आगे स्वर होए और पीछे व्यंजन होए तो कौन सी संधि आवेगी? और आगे व्यंजन होए और पीछे स्वर होए तो कौन सी संधि आवेगी? बोलो कौन सी संधि आवेगी? सीखे कि ना सीखे? तो परिभाषा क्या बन गई? देखो या तो दोनों साइड में व्यंजन होंगे या फिर तो देखो एक साइड में स्वर और एक साइड में व्यंजन है, एक साइड में व्यंजन और एक साइड में स्वर है। तो कहने का मतलब एक साइड में व्यंजन आएगा ही आएगा, एक दोनों साइड में व्यंजन होगा जब तो पता ही है व्यंजन संधि है। लेकिन अगर ऐसा हुए कि आधो स्वर को और आधो व्यंजन को, मतलब एक साइड में स्वर आगो और एक साइड में व्यंजन आगो, तो हम चक्कर में पड़ गए। फिर कौन संधि होगी भैया? या स्वर में मानेंगे कि व्यंजन में मानेंगे? तो स्वर कितने पढ़े हमने? 13, ज्यादा ज्यादा पढ़े तो 21 और 22, और व्यंजन कितने पढ़े हमने? 33। तो पलड़ा कौन को भारी है? तो जाको पलड़ा भारी हुए भाई की चले के ना चले? तो फिर अब ये कौन संधि में जाएगा? फिर जी व्यंजन में जाएगा। बात समझ में आ गई?
यानी एक साइड में व्यंजन होगा और एक साइड में स्वर होगा, तब भी वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो परिभाषा बना में कि किसी व्यंजन वर्ण का व्यंजन अथवा स्वर वर्ण से मेल होता है। किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण से मेल होता है, मतलब चाहे व्यंजन ते मेल है जा, चाहे स्वर ते मेल है जा, कछु ते जा। किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। बोलो सीख गए। अब प्रकारन की बात करें ऐसे तो व्यंजन संधि निम्न प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे सिलेबस में होंगे हम उसे पढ़ाएंगे। अब कैसे हुए इस देखो, जैसे उदाहरण देके बताऊंगा एक आध, जैसे जगत प्लस अंबा, तो देखो एक साइड में व्यंजन अते के ना है, इधर देखो एक साइड में स्वर अते के ना है, तो एक साइड में व्यंजन है और एक साइड में स्वर है, तो ये कौन सी संधि है गई? व्यंजन संधि हुई क्या ना हुई? अब व्यंजन में कौन सी होगी वो पढ़ेंगे जब पता चलेगा। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, तो एक साइड में अते कहा है? बोलो व्यंजन, तात्रादि व्यंजन ही तो हलंत ही तो है, और अते ही कहा है? बोलो व्यंजन नहीं है, ईश्वर ना है, जो नाम है बड़ो आए वो बाद में तो निकल रहा है भैया। हम खोलेंगे तो ना प्लस आ, तो पहले कहा है ना, तो ना व्यंजन ये तो हो, तो इतव व्यंजन और इतव व्यंजन, जो दोनों साइड में व्यंजन है तब भी कौन सी संधि आवेगी? व्यंजन संधि। बोलो सीखेगे ना सीखे? मिटा दू। चलो साहब, अगला तीसरी संधि आपकी विसर्ग संधि। तीसरी संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। इसे कैसे पहचानेंगे कि यदि विसर्ग के बाद, कई के बाद, यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आवे, चाहे कोई भी व्यंजन आवे, तो उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। कि यदि विसर्ग का किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। बोलो सीखे के ना सीखे? सीखे के ना सीखे? नहीं। इसे नमहे प्लस ते, तो विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हते के ना है? ये कौन सा वर्ण है बताओ? व्यंजन वर्ण है। तारो ना बाद में एक खुले हो, तो यानी विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है तो कौन संधि हो गई हमारी? विसर्ग संधि हो गई। बोलो सीखे के ना सीखे? आगे बात समझ में ना आई? नायिका प्रकृति प्लस एव, ये देखो विसर्ग है क्या नहीं है? ये बाद में स्वर है क्या नहीं है? तो विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आया तो भी हमारी संधि कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि होगी। बोलो सीखे के ना सीखे? ना ही समझ में? यहाँ तक पूरा संधि का मैंने आपको तीनों खोल दिया, पूरा वर्गीकरण कर दिया। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति में लिखो आप, मैं बोलूं वह लिखियो, मैं बोलूं वह लिखियो। सम उपसर्ग पूर्वक दुदांज धातु में की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। लिख लिया? चलो साइड हेडिंग दीजिए आप, परिभाषा। परिभाषा लिखिए आप, वर्ण संधानाम संधि। वर्ण संधानाम संधि लिख दो, ये परिभाषा है वर्ण संधानाम संधि। अर्थात वर्णों के परस्पर मेल से, अर्थात वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, अर्थात वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। अर्थात वर्णों के
परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। लिख दिया। अर्थात वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। पाढ़नीय परिभाषा हेडिंग डालिए। पाढ़नीय परिभाषा, पाढ़नीय परिभाषा साइड हेडिंग, और परिभाषा लिखो। परह सन्नी कर्षय संहिता। परह सन्निकर्षय संहिता, परह सन्निकर्षय संहिता लिखिए। वर्णों की परस्पर निकटता को वर्णों की परस्पर निकटता को वर्णों की परस्पर निकटता को संहिता कहा जाता है। जैसे लिखो, जैसे सुधी प्लस उपास्य। ये देखो सुध क्या निकला, बड़ी ई, बाद में उपास्य। तो ये देखो जो ई है और जो ऊ है, ई और ऊ, इन दोनों वर्णों की जो निकटता है, इन दोनों वर्णों की निकटता को ही क्या कहा जाता है, संहिता। और संहिता को ही क्या कहा जाता है, संधि। उतार लो जैसे करके, जैसे में उतार लीजिए फटाफट। साइड हेडिंग दीजिए प्रकार, लिखिए इसमें संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अच यानी स्वर संधि। नंबर 2 हल यानी व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। उतारो, उतार लिया। तो अब हमारे कक्षा 10th के सिलेबस में हमको ये स्वर संधि नहीं पढ़नी है, क्रॉस लगा दो, ये हमको पढ़नी नहीं है, ये हमको पढ़नी है दोनों। हमको हल संधि पढ़नी है, हमको विसर्ग संधि पढ़नी है। तो इसके बारे में तो चर्चा नहीं करें हम, इसके बारे में चर्चा करें क्या, स्वर संधि के बारे में चर्चा करें का नहीं करें। चलो तो हम नंबर 2 मेन हेडिंग दीजिए आप, हल। मेन हेडिंग का मतलब बीच लाइन में मेन हेडिंग दीजिए हल यानी व्यंजन संधि। डालो मेन हेडिंग व्यंजन संधि। ये तो यहाँ को बेस है, वो ऊपर की चीजें पढ़ ली हमने संधि के बारे में। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। हमारी कक्षा 10 के सिलेबस में ये व्यंजन संधि से स्टार्ट होती है। अब आप हेडिंग दीजिए व्यंजन संधि। अब मेन हेडिंग हमने दे ली, जल्दी उतारे करो।
तो अब हम साइड हेडिंग दे दीजिए परिभाषा। अब परिभाषा काय की होगी जी? ऊपर मेन हेडिंग काट रही व्यंजन संधि, तो परिभाषा व्यंजन की होगी। तो लिखिए लिखिए, बोलो। किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण से मेल होता है, स्वर वर्ण से मेल होता है, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ये लो, ऐसे होता लो। किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। नीचे डायग्राम बना लेना। ये व्यंजन है, और व्यंजन के बाद में अगर आपको कोई व्यंजन मिले या फिर स्वर वर्ण के बाद में आपको कोई व्यंजन मिले या फिर पहले व्यंजन वर्ण हो और बाद में स्वर वर्ण हो, तो ये देखिए तीनों को क्या कहा जाएगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहा जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में इस प्रकार से आप बंद कीजिए इसको ऐसे, और साइड हेडिंग दीजिए आप प्रकार, और प्रकार में लिख दीजिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। अब निम्न प्रकार हमने क्यों लिखाया है कि व्यंजन संधि बहुत हैं, 5 करा दें, 6 करा दें, 8 करा दें, 10 करा दें, बहुत सारे हैं। हमारे सिलेबस में जो है हम उनको एक एक करके पढ़ लेंगे। हमारे सिलेबस में 5 हैं व्यंजन संधि, तो एक एक करके आप 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आप स्टॉप कीजिए, बाकी कल। ठीक है भाई।